गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? ठीक हो सारे? बढ़िया। हाँ जी, कल का सेशन कैसा रहा आप सभी का? कुछ डाउट्स जो आप सभी के थे या नहीं? हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों ने कुछ पूछना है या नहीं, जल्दी से जल्दी बताइए। अपने कमेंट बॉक्स में चाहिए और वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आपके कोई डाउट्स हैं या नहीं, बताइए। चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमेशा से ये कहते हैं कि हिस्ट्री की क्लास में आए तो पूरे जोश के साथ आइए, पूरे ऐसे लगे कि हाँ हम हिस्ट्री क्लास में अपने दिमाग से युद्ध करने आए हैं, क्योंकि हिस्ट्री जो है उसके अंदर आपको हर चीज़ को अपने दिमाग के अंदर बिठाना पड़ता है। तो चलिए आज की जो क्लास है, आज का जो सेशन है उसको शुरू करते हैं। और आज की सेशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो आपके सामने ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है स्टूडेंट्स। और मुझे साथ ही साथ ये भी बताइए कि हिस्ट्री जो जितने टाइम से आप कर रहे हैं, आपकी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो सीरीज आपकी लग रही है, आपकी हिस्ट्री में कितनी इंप्रूवमेंट आई है, आप लोगों ने किस हिसाब से क्वेश्चंस आप लोगों को अब जो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको अब सॉल्व करने आ रहे हैं या नहीं आए, बताइए जल्दी से जल्दी कि आप लोगों की जो हिस्ट्री की जो तैयारी है वो चल रही है या नहीं। बताइए अच्छी चल रही है, कैसी चल रही है, जल्दी से जल्दी बताइए। आप लोगों को अब लगता है कि हम हिस्ट्री के अंदर जो क्वेश्चंस है वो कर सकते हैं, हिस्ट्री के अंदर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है? तो बताइए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने इस तरह से है। आप लोगों को इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को ही देना है। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्या कहता है कि सूची फर्स्ट नु सूची सेकंड नाल मेल करो अते सूचियां दे एट दिते कोडा दी वर्ता करो, सही उत्तर दी चोन करो। मतलब कि आपके सामने चार जो हैं आपको स्टेट्स के नेम दिए गए हैं, आपको बताना है। आपको ये देखने के बाद पता चल ही गया होगा कि आप लोगों को यह बताना है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी, बंगाल की स्थापना किसने की थी, अवध की स्थापना किसने की थी और ट्रावणकोर राज्य की स्थापना किसने की थी। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। सबसे पहले मुझे बताइए हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। हाँ जी, ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट अभी तक लाइव नहीं आए जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए। और जिस स्टूडेंट ने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया शेयर कर दीजिएगा। जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि हैदराबाद की स्थापना किसने की थी। तो आप सभी को पता है कि हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता है। हैदराबाद का जो राजा होता है उसको क्या कहा जाता है, निजाम कहा जाता है। तो इसी से पता चलता है कि हैदराबाद की जो स्थापना है वो किसने की थी निजामुल मुल्क ने की थी। किसने की थी? निजामुल मुल्क ने की थी। और बंगाल की स्थापना देखिए आपके सामने यहाँ पे तीन ऑप्शन बच गए हैं, अलीवर्दी खां, सादत खां और मातंड वर्मन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम बंगाल की स्थापना तो मुर्शिद कुली खां ने की थी, लेकिन आप सभी को बता दूं यहाँ पे मुर्शिद कुली खां ऑप्शन में नहीं दिया गया, यहाँ पे दिया गया है अलीवर्दी खां। क्योंकि मुर्शिद कुली खां के बाद में दो शासकों के बाद में जो गद्दी पर बैठता है वो कौन होता है? अलीवर्दी खां बैठता है। इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन में अलीवर्दी खां दिया गया है, क्योंकि अलीवर्दी खां ने बंगाल में स्वतंत्र रूप से क्या किया था, शासन की स्थापना की थी। इस वजह से बंगाल का शासक क्या आ जाता है? अलीवर्दी खां आ जाता है। क्लियर बात समझ में आई? तो अवध की स्थापना किसने की थी? सादत खां ने की थी। और ट्रावणकोर राज्य की स्थापना किसने की थी? मातंड वर्मन ने की थी। तो बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सीधा सा आंसर है 1 2 3 4। अवध की स्थापना निजामुल मुल्क ने, याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल की स्थापना किसने? अलीवर्दी खां। अगर अलीवर्दी खां ऑप्शन में नहीं दिया था, मुर्शिद कुली खां दिया गया, तो इसका आंसर भी क्या आ सकता था? मुर्शिद कुली खां भी आ सकता। अवध की स्थापना सादत खां ने, ये भी सही है। और ट्रावणकोर की स्थापना भी किसने की थी? मातंड वर्मन ने की थी। तो चारों ही ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहां पे दिया गया? देखिए 1 2 3 4 यहां पे नहीं दिया गया, यहां पे भी नहीं दिया गया और यहां पे भी नहीं दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। याद रखिएगा हैदराबाद की स्थापना इसने की थी, निजामुल मुल्क ने की थी। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। क्लियर समझ में आ रहा है? क्लियर है? यहां पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको कुछ कथन दिए गए हैं, आपको इन पर क्या करना है? गौर करना है कि पानीपत के युद्ध में अकबर की सेना के द्वारा हेमू को क्या किया गया? हराया गया। आप सभी को पता है कि पानीपत का सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यहाँ पर हेमू से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं
और आप सभी को पता है कि स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं, आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करते हैं। तो वो स्टेटमेंट्स जो है वो दी गई हैं कि जो पानीपत की लड़ाई में जो हेमू को पराजित किया गया था, हेमू को हराया था, उसके बारे में क्या क्या बातें सही गई हैं। हेमू के बारे में यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं कि हेमू जो था वो है आदिल शाह दा सेनापति अते मंत्री सी, मतलब जो हेमू था वो आदिल शाह सूर का क्या था, मंत्री और सेनापति था। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल सही है कि हेमू जो था वो आदिल शाह सूर का क्या था, सूर शासक आदिल शाह सूर का क्या था, मंत्री और सेनापति था। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये भी सही है। दूसरा वो कि जन्म से वो क्या था, व्यापारी था, ये बढ़िया था। आप सभी को पता है कि जो हेमू था वो क्या था, नमक बेचने वाला था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि वो कहाँ का रहने वाला था, अलवर का रहने वाला था, अलवर का रेवाड़ी का रहने वाला था, और वो क्या था, नमक बेचता था। वो एक क्या था, बिजनेसमैन था, और वो क्या करता था, नमक बेचता था। तो ये सारी स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तीसरी स्टेटमेंट क्या कहती है कि वो आगरे का सूबेदार था। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि उसने आगरा को जीत लिया था और आगरा पर अधिकार करके वो कहाँ का क्या बन गया था, आगरा का सूबेदार बन गया था। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कहता है कि वह सिकंदर शाह सूर का सेनापति था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो आदिल शाह सूर का क्या था, सेनापति था। क्लियर, बात समझ में आ गई? पहले वो इस्लाम शाह सूर के दरबार में था, उसके बाद वो आदिल शाह सूर के दरबार में था, सिकंदर शाह सूर का सेनापति नहीं था। इसी के साथ मैं आप लोगों की एक चीज और क्लियर कर दूं, हेमू जो था उसने विक्रमादित्य की टाइटल, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, और ऐसा करने वाला वो लास्ट हिंदू शासक था। विक्रमादित्य की जो उपाधि है उसको लेने वाला लास्ट 14वां अंतिम हिंदू शासक था। क्लियर, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 2 3। 1 2 3 देखिए ऑप्शन में कहां दिए गए हैं, बी में दिए गए हैं कि वह क्या था। याद कर लीजिएगा कि आदिल शाह सूर का वजीर था, वो जन्म से एक व्यापारी था, नमक बेचने वाला था, आगरा का क्या था, सूबेदार था, लेकिन वह सिकंदर शाह सूर का सेनापति नहीं था। क्लियर ऑनलाइन? हाँ जी, अभी तक जिसने इस सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए। अरे भाई इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी तो हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो बताइए जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात, क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? किसी प्रकार की दिक्कत समस्या तो नहीं हो रही है? कि क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ईजी भी था, और दूसरी बात स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर आप बताइए कि क्या हो सकता है इसका आंसर, कि घसीटी बेगम शौकतगंज राजवल्लभ अते यार लतीफ खान जानी दुश्मन से, मतलब कि घसीटी बेगम जो शौकतगंज राजवल्लभ और यार लतीफ खान किसके दुश्मन थे, किसके दुश्मन थे? आप लोगों को अगर प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी याद है, किसका प्लासी का युद्ध याद है, तो आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम पे बंगाल का नवाब कौन था, सिराजुद्दौला था। कौन था? बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा था, देखिए बंगाल का शासक कौन होता है, अलीवर्दी खां होता है। अलीवर्दी खां अपने नाती मतलब कि अपनी बेटी के बेटे को क्या कर देता है, गद्दी पर बिठा देता है। तो इस बात से उसके काफी सारे क्या बन जाते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। किसके? सिराजुद्दौला के। कौन कौन से? घसीटी बेगम जो उसकी क्या होती है, मौसी होती है, शौकतगंज, राजवल्लभ और यार लतीफ खां, ये सारे ही सारे क्या हो जाते हैं, सिराजुद्दौला की क्या हो जाते हैं, अंगेस्ट हो जाते हैं, और अंग्रेजों के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। क्लियर, बात समझ में आई? तो ये चारों की चारों किसके जानी दुश्मन है, सिराजुद्दौला के दुश्मन है। क्लियर, जो बंगाल का क्या था, नवाब था, जिसका अंग्रेजों के साथ क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पता है इसी का आंसर आप सभी को आता है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है कि अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 25 अप्रैल 1809 को हुई थी। आप सभी को पता है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको गौर करना है कि रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विचकार 25 अप्रैल 1809 अमृतसर की संधि हुई थी। आप सभी को पता है कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में 25 अप्रैल
1809 को अमृतसर की संधि हुई थी और उस टाइम पे भारत का वायसराय कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। तो इन दोनों के बीच में क्या हुई थी? संधि हुई थी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि रणजीत सिंह कंपनी दी मदद नाल अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। क्या ये बात सही है कि रणजीत सिंह अंग्रेजों की सहायता से, अंग्रेजों की हेल्प से वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था? नहीं, क्योंकि जो संधि हुई थी, जो अमृतसर की संधि हुई थी, उसके अंदर रणजीत सिंह के साम्राज्य की जो बाउंड्री है उसे डिसाइड कर दिया गया था और सतलुज नदी को क्या बना दिया गया था? बाउंड्री बना दिया गया था कि आप इस साइड रहेंगे, हम इस साइड रहेंगे, आपके इन प्रदेशों पर आपका अधिकार रहेगा, इन स्टेट्स पर हमारा क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। तो रणजीत सिंह अपने साम्राज्य का विस्तार कंपनी की मदद से करना चाहता था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। तो इसका मतलब क्या आएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड ए सही है, क्योंकि संधि हुई थी, आप सभी को पता है, लेकिन आर क्या है? गलत है। आर क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे आपको दो सूचियां दी गई हैं और आपको यहाँ पे क्या करना? मेल करना है कि कौन सी सूची किसके साथ क्या करती है, कौन सा जोड़ा किसके साथ मिलता है। बात समझ में आ रही है? ऑनलाइन हाँ जी, जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। हाँ जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखो तो आप लोगों को रिवॉल्ट ऑफ 1857 याद आ जाएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 की क्या आ जाएगी? क्रांति याद आ जाएगी। बताइए कि जेम्स आउट्रम जो था, देखिए यहाँ पे कुछ अंग्रेजों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के अंदर जगह जगह पे जो विद्रोह हुए थे, बगावत हुई थी, उनको क्या किया था? रोका था। क्या किया था? रोका था। तो आपको ये बताना है कि जेम्स आउट्रम ने क्रांति को कहां पे रोका था, निकलसन ने कहां पे रोका था, कॉर्नेल कैम्पबेल जो था वो कहां पे, कौन सा अंग्रेज, कहां पे अंग्रेज अधिकारी था जहां पे इसने 1800 विद्रोह को दबाया था, और हीरोज कहां पे था जिसने इस विद्रोह को दबाया था। क्लियर? बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा, जो आउटरम था वो कहां पे था? लखनऊ में था, जिसने लखनऊ में बेगम हजरत महल को 1857 की क्रांति के दौरान क्या किया था? रोका था। क्लियर? बात समझ में आई? निकलसन और हडसन कहां पे थे? दिल्ली में थे। दिल्ली में जो बहादुर शाह जफर ने जो क्रांति की थी, उस क्रांति को रोकने वाला कौन था? तो वो कौन था? निकलसन और हडसन था। यहाँ पे नाम नहीं दिया गया, याद रखिएगा, निकलसन और हडसन। उसके बाद हम बात करने कॉर्नेल कैम्पबेल की। कैम्पबेल कहाँ पे था? कानपुर में था। कहाँ पे था? कानपुर पे था। और हीरोज कहाँ पे था? झांसी में था। याद कीजिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जिस व्यक्ति हीरोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में क्या कहा है कि एक अकेली लड़ने वाली मर्दानी थी, और वो कौन थी? झांसी वाली रानी थी। मतलब उसने कहा था कि इस मैदान में सिर्फ एक ही मर्द है, वो कौन है? रानी लक्ष्मीबाई है। तो वो किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। तो आउटरम ने क्रांति को कहां पे रोका था? लखनऊ में। निकलसन ने किसने? दिल्ली में रोका था। कैम्पबेल ने कहां पे रोका था? कानपुर में। और हीरोज ने कहां पे रोका था? झांसी में। क्लियर? बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। ए का क्या आएगा? सेकंड आएगा। ए का सेकंड देखिए कहां पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, नहीं दिया गया, तो इसको भी कट कर दीजिए। ए का सेकंड यहाँ पे दिया गया, नहीं दिया गया, बचा क्या? बी और सी। तो यहाँ पे ए का सेकंड है, लेकिन बी का क्या दिया गया है? बी का क्या दिया गया? फर्स्ट। यहाँ पे बी का फर्स्ट है, यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है, तो दोनों तो हो ही नहीं सकते। क्या दोनों हो सकते हैं? नहीं हो सकते। हम आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया? सी का 4 दिया गया। यहाँ पे सी का 4 दिया गया है और यहाँ पे सी का 3rd दिया गया। लेकिन मैं तो सोचने लगी थी कि कहीं यार दोनों ही ऑप्शन तो सही नहीं हो गए। नहीं, दोनों ऑप्शन नहीं सही हुए, हमें लास्ट तक देखना है इसको। तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्लियर? क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं, डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि लेट लिखे घटनावां ते गौर करो। यहाँ पे जो घटनाएं लिखी गई हैं उन पे आपको गौर करना है। सेम क्वेश्चंस हैं, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको क्या होता है? देखिए, आप लोग सोचते हैं कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप सोचिए कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस, आपके कितने कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। देखिए, 8 लिखे घटनावां ते गौर करिए। आप सभी को पता है कि क्रिप्स मिशन कब आया था। भारत छोड़ो आंदोलन की डेट आपको लोगों को
को पता है व्यक्तिगत सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कदों होया सी, अगस्त प्रस्ताव कदों आया सी। आप लोगों को इसको क्रोनोलॉजी वे में सेट करना है। बताइए हाँ जी स्टूडेंट्स, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? बताइए पूरी डेट बताइए, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? तो मार्च 1942 में, मार्च 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स के लीडरशिप में एक मिशन आया था जिसके अंदर सेकंड वर्ल्ड वार के अंदर भारतीयों की मदद के लिए ये क्या आया था? एक प्रस्ताव आया था कि किसी भी तरह से द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों की हमें क्या मिल जाए? हेल्प मिल जाए। क्लियर? बात समझ में आई? तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन आप सभी को पता है कि अगस्त 1942 में पारित हुआ था। आप सभी को पता है इस दिन गांधी जी ने कहा था छोड़ो, क्या कहा था? करो या मरो, या तो आज हम देश की आजादी के लिए कर जाएंगे या फिर मर जाएंगे। तो इसकी ये वाली स्टेटमेंट क्या आएगी? सही, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? अक्टूबर 1940 में गांधी जी ने पर्सनली एक सत्याग्रह शुरू किया था जिसमें कहा था कि मैं किसी भी रूप में अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा, किसी भी रूप में सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजों का साथ नहीं दूंगा। तो फर्स्ट सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरे कौन से थे? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कहा था कि हम व्यक्तिगत पर्सनली हम अंग्रेजों का साथ नहीं देंगे। उसके बाद अगस्त प्रस्ताव कब आया था? आप सभी को पता है, अगस्त से पता चल रहा है, अगस्त 1940 में, अगस्त 1940 में। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? अगस्त 1942 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? गांधी जी ने शुरू किया था अक्टूबर 1940 में। और अगस्त प्रस्ताव कब आया था? अगस्त 1940 में। क्लियर? बात समझ में आई? तो अब इसकी क्रोनोलॉजी अब सेट कीजिए कब हो सकती है। सबसे पहले क्या आएगा? अगस्त 1940, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यहां पे भी दिया गया, यहां पे भी दिया गया, यहां पे नहीं दिया गया, तो इसको तो बिल्कुल ही आप भूल जाइए। अब हम यहां पे वापस लौट कर नहीं जाएंगे। उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद क्या कहता है? अगस्त 1940, फिर अक्टूबर 1940, 4 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो यहां पे भी 4 के बाद 3 दिया गया, यहां पे भी 4 के बाद 3 दिया गया। अरे ये क्या हो गया? ए और बी दोनों ही आंसर सही हो गए? नहीं। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद आप देखिए 3 के बाद क्या आएगा? आपका 1 आएगा। 3 के बाद 1 यहाँ पे नहीं दिया गया, तो इसका मतलब ए को हमने क्या कर दिया? आउट कर दिया। बी को हम ले आए, बी जीत गया। 4 3 1 2, 4 3 1 2। क्लियर? बात समझ में आई? तो ये डेट्स याद कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन पेपर में जैसा छपा हुआ है, लेकिन आप लोगों का इससे आप लोगों की जो डेट है, आप लोगों की जो सीक्वेंस आप लोगों को याद रहती है कि किसके बाद कौन सा आया था। क्लियर? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यहाँ पे आपको 2 सूचियां दी गई हैं, 2 लिस्ट दी गई हैं, आपको यहाँ पे मेल करनी है। आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जो लाहौर के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हम अंग्रेजों के आगे घुटने नहीं टेकेंगे, अब हमें क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए। जहां पर उन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर रात को 12 बजे झंडा फहराया था, तिरंगा फहराया था। तो वो कब की घटना है? ये कब की घटना? आप सभी को पता है कि ये कब की घटना है? दिसंबर 1929 की, जिसमें यह कहा गया था कि आने वाली 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस बनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। क्लियर? बात समझ में आई? उसके बाद हम बात करते हैं नौजवान भारत सभा। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने की थी। तो ये कहां पे? 1926 में। किसने की थी? 1926 में। आप लोगों को ट्रिक भी याद होगी कि 26 यश मिले, 26 यश मिले, 26 यश मिले। तो 26 मतलब क्या हो गया? छबील दास, छबील दास। क्या? छबील दास। यश मतलब क्या हो गया? यशपाल। क्या हो गया? यशपाल। और भगत सिंह मतलब कि भगत सिंह। क्या हो गया? भगत सिंह। क्या हो गया? भगत सिंह। तो 26 मतलब कि छबील दास, यशपाल मतलब कि यशपाल और भगत सिंह। ठीक है, तो 26 यश मिले। तो छबील दास, यशपाल, भगत सिंह, इन तीनों ने मिलकर ही क्या की थी? नौजवान भारत सभा की क्या की थी? स्थापना की थी। और 26 था तो 1926 क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर? इस ट्रिक को याद रखिएगा कि 26 यश मिले, तो 26 मतलब कि 1926, 26 मतलब छबील दास और यशपाल। क्लियर? भगत सिंह तो अपने आप में ही आ जाते
क्योंकि वो क्या थे, नौजवान थे। क्या थे, नौजवान थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1926। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची में जो सेशंस हुआ था, जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स की क्या की गई थी, बात की गई थी, वो कब थी, 1931। जिसकी प्रधानता या जिसकी प्रधानगी, जिसके प्रेसिडेंट कौन बने थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। तो इसका आंसर ये आ जाएगा। उसके बाद उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध जो कांग्रेस का जो ब्रुसेल्स एक देश का नाम है, वहां पे जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर कांग्रेस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वो कहां पे हुई थी, 1927 में। 1927 में, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। कब, 1927 में, जो कहां पे हुई थी, ब्रुसेल्स में हुई थी। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य है वो कब हुआ था, 1929 में। और नौजवान भारत सभा 1926, इसकी ट्रिक याद कर लीजिएगा, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। और ब्रुसेल्स जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी, 1927 में। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ए का क्या आएगा, 4 आएगा। ए का 4 यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे भी नहीं दिया गया, बचा क्या, बी और सी। आगे देखिए, नौजवान भारत सभा बी का फर्स्ट आता है, यहाँ पे बी का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, आंसर है। क्लियर, बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर हो गया, किसी प्रकार की दिक्कत समस्या, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। अगर आप लोग अपना दिमाग लगाएं तो आप लोगों को बहुत कुछ याद हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यहां पे आपको 2 सूचियां दी गई, सेम क्वेश्चन है, आपको मिलान करना है कि किसका किसके साथ में है। ठीक है, एक चीज याद कर लीजिएगा, आपके एक क्वेश्चन से कम 4 से 5 क्वेश्चन जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, आपके सामने 2 लिस्ट दी गई हैं, आपको बताना है कि प्रफुल्ल चाकी ने किसको मारा था, सुखदेव जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, अशफाक उल्लाह खां किससे जुड़े हुए थे, और गणेश घोष किससे जुड़े हुए थे। आप सभी को पता है कि प्रफुल्ल जो चाकी था वो मुजफ्फरपुर हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। 1908 है ये, 1908 है ये। जो प्रफुल्ल चाकी है वो किससे जुड़ा हुआ था, मुजफ्फरपुर बॉम्ब हत्याकांड से जुड़ा हुआ था। कब, 1908 के अंदर। 1908 इसने मुजफ्फरपुर में क्या गिराया था, बम गिराया था। और प्रफुल्ल चाकी को क्या किया था, हाँ जी, मुजफ्फरपुर बम हत्याकांड 1908 में। तो इसका आंसर क्या आएगा, मुजफ्फरपुर हत्याकांड। उसके बाद हम सुखदेव की बात करते हैं। आप सभी को पता है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु किससे जुड़े हुए हैं, लाहौर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए हैं। उसके बाद अशफाक उल्लाह खां किससे जुड़े हुए हैं, काकोरी ट्रेन से। जो काकोरी नाम का एक गांव था जहां पर वहां पे क्या की गई थी, लूटमार की गई थी, डकैती की गई थी। तो अशफाक उल्लाह खां किससे जुड़े हुए थे, काकोरी ट्रेन से जुड़े हुए थे। और गणेश घोष किससे जुड़े हुए थे, चिटगांव आमरी रेड हत्याकांड से। किससे जुड़े हुए थे, चिटगांव रेड कार्ड से जुड़े हुए थे। जो चिटगांव के अंदर, बंगाल के चिटगांव के अंदर क्या हुआ था, जो कांड हुआ था, उससे कौन जुड़ा हुआ था, गणेश घोष जुड़ा हुआ था। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो प्रफुल्ल चाकी, मुजफ्फरपुर हत्याकांड, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों का ही नाम आता है। अशफाक उल्लाह खां काकोरी ट्रेन से, आप सभी को पता है कि जो काकोरी जो गांव था वहां पे जो ट्रेन को लूटपाट की गई थी ट्रेन, तो उससे कौन जुड़ा हुआ था, अशफाक उल्लाह खां। और गणेश घोष किससे जुड़े हुए थे, चिटगांव षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। तो ए का क्या आएगा, 4 आएगा। ए का 4 यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। उसके बाद सुखदेव को देखिए, सुखदेव कहाँ पे आता है, फर्स्ट में आता है। तो बी का क्या है, फर्स्ट है। यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है, यहाँ पे भी बी का फर्स्ट है। बहुत ही डाउटेबल है, क्या करें अब, क्या करें क्या ना करें। आगे देखिए, सी का देखिए, अशफाक उल्लाह खां काकोरी से जुड़े हुए हैं। सी का 2, यहाँ पे क्या है, सी का 3। तो शुक्र है यार, यहाँ पे आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया। तो प्रफुल्ल चाकी किससे जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरपुर हत्याकांड से, सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस से, गणेश घोष चिटगांव षड्यंत्र केस से, और अशफाक उल्लाह खां काकोरी ट्रेन से जुड़े हुए हैं। क्लियर, समझ में आ रहा ऑनलाइन। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसी के साथ एक मशहूरी है। आप सभी कहेंगे कि मैम मशहूरी ले आए, तो वो भी जरूरी है भाई, आप लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। तो पीएस सेट का जो है बैच शुरू हो चुका है 7 मार्च से। जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल करवाइए। किस चीज़ की वेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसमें क्या करवाओ, एनरोल करवाओ और मेरा कूपन कोड AC512 को यूज करो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली विच कीमत कंट्रोल लागू किया। ये सभी को बात पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था, मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, कीमत कंट्रोल व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। ये बात सभी को पता है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या कहती है कि वह दिल्ली में अपने महलों को बनाने में लगे जो आर्किटेक्चर थे उनको मजदूरी कम देना चाहता था। वह दिल्ली विच अपने महिला दी उशारी विच लगे कारीगरां नूं घट कीमत देना चाहता सी। मतलब कि आप देखिए क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, बाजार कंट्रोल व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। ये बात सभी को पता है। लेकिन क्या इसके पीछे ये उद्देश्य था कि वहां पे जो कारीगर लगे हुए थे, जो आर्किटेक्चर लगे हुए थे, उनको वो कम मजदूरी देना चाहता था? इसका क्या मतलब हुआ? ये तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्वेश्चन ये बनता है कि वो उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, क्यों? क्योंकि उसका ये उद्देश्य था, क्योंकि उसके पास टोटल 4,75,000 4,75,000 की क्या थी, सेना थी। और उस सेना को क्या करना था, खाना वगैरह खिलाना था, उस सेना को वेतन देना था। इस वजह से उसने क्या किया था, बाजार के अंदर जितने भी खाने पीने की चीजें थी, जितने भी कपड़े थे पहनने के, उन सभी की जो कीमतें हैं वो एक समान कर दी। मतलब मान लीजिए मैं एक दुकान पे जाती हूँ, अगर मुझे वहां पे चीनी 5 रुपए किलो मिलती है, जो पहले 20 रुपए किलो मिल रही थी, तो उसने क्या किया, उस 20 रुपए किलो से घटा कर क्या कर दिया, 5 रुपए किलो कर दिया। और मैं अगर दूसरी दुकान पे जाती हूँ तो वही चीनी मुझे उसी दुकान पे 5 रुपए किलो मिलनी चाहिए। अगर उसने मुझे गलती से 6 रुपए किलो दे दी तो जो 1 रुपए उसने जो बढ़ाया है, उस 1 रुपए के बदले में उसके बॉडी के पार्ट्स को क्या कर लिया था, काट लिया जाता था। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्यों लागू किया था, क्या उद्देश्य था? क्योंकि उसके पास जो इतनी बड़ी सेना थी, उस सेना का जो खर्च बाहर बढ़ रहा था, मतलब उसके जो खर्चा बढ़ रहा था, उस खर्चे को कंट्रोल में करने के लिए उसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को क्या किया था, लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार कंट्रोल व्यवस्था नू लागू करन पीछे की कारण सी कि उस सेना दे बढ़दे हुए खर्च बार नू, मतलब खर्चे दे नू कम करना चाहता सी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो ये इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो इसका मतलब आर क्या है, गलत है, ए बिल्कुल सही है। तो ए सही है और आर क्या है, गलत है। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बाबर ने 1526 विच भारत विच मुगल राज की स्थापना की थी। सभी को पता है कि बाबर ने भारत में 1526 में मुगल राज की स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन कैसे की थी, किस वजह से की थी? 1526 में क्या हुआ था कि उसके बाद उसने भारत में मुगल वंश की स्थापना कर दी थी। तो आपके सामने 4 स्टेटमेंट दी गई हैं। बताइए कौन कौन ए के फेवर में है, कौन कौन बी के फेवर में है, कौन कौन सी के फेवर में है और कौन कौन डी के फेवर में है। सबसे पहले अपने हैंड इरेज कीजिए कि ए कौन कह रहा है, बी कौन कह रहा है, सी कौन कह रहा है, डी कौन कह रहा है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी को पता है कि उसका पानीपत का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, किसके बीच में, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। और कौन सा युद्ध हुआ था? पानीपत का फर्स्ट बैटल हुआ था। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी इस युद्ध में क्या हुआ था, मारा गया था। यहाँ पे मैं आपको एक नया क्वेश्चन और बताती हूँ कि भारतीय इतिहास में पहला शासक कौन था जो युद्ध के मैदान में मारा गया? युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला पहला राजा कौन सी? तो वो कौन था? इब्राहिम लोदी था। क्योंकि इब्राहिम लोदी जो था पानीपत के युद्ध के मैदान में ही क्या गया, मारा गया था। वहीं पर इसको कर दिया गया, मार दिया गया था। क्लियर? बात समझ में आई? तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध हुआ था, जिसके अंदर बाबर ने क्या किया था, तोपों का यूज किया था। तो इस युद्ध के बाद में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में, क्योंकि इब्राहिम लोदी दिल्ली का शासक था, इब्राहिम लोदी को हराने के बाद में बाबर ने क्या किया था, मुगल वंश की क्या की थी, दिल्ली में स्थापना की थी। क्लियर? बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या रहेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 वाले जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? आगे बढ़े। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट हिस्ट्री है, उनके लिए
अरोड़ा क्लासेस का टीचिंग प्लेटफॉर्म लेके आया नया बैच, जो एक रिकॉर्डेड बैच में रहेगा। इसके अंदर आपको सारे टॉपिक जो है वो क्लियर करवाए जाएंगे। इसके जो चार्जेस हैं वो है 10,000 रुपये, 12 मंथ्स की वैलिडिटी रहेगी। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है हिस्ट्री विद रितु मैम। आपको वहाँ पे क्लास से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी, डेली अपडेट मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा था, क्लास के क्वेश्चंस कैसे थे, जल्दी से जल्दी बताइए। अपने कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। कोई किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ पे उसे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सभी क्वेश्चंस का जवाब देने की। कई बार मैं बिजी होती हूँ, नहीं दे पाती, लेकिन मेरा हमेशा से रहा है कि जो भी आप चाहे स्टडी से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड नहीं होते आपके क्वेश्चन, तो भी मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो। शुभ रात्रि, शुभ खैर, गुड नाइट। अपना ध्यान रखो और अच्छी अच्छी नींद लो, अच्छे अच्छे सपने लो, और सपनों में आप अच्छी अच्छी जॉब देखो, मतलब अपने पैरों पे स्टैंड होने की बातें करो। तो अपने पैरों पे स्टैंड हो जी, उसके बाद मौज मस्ती करो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। थैंक यू सो मच।